हेलो फ्रेंड्स, आज सप्लाई का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आज हमें स्टार्ट करना है लॉ ऑफ सप्लाई से। तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है प्राइस का और क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल के बीच का रिलेशनशिप, जब सप्लाई को इफेक्ट करने वाले बाकी सारे फैक्टर्स हम कांस्टेंट कर देते हैं। तो एक बार डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट other things remaining constant, there exists direct or positive relation between price of the commodity and quantity supplied। इसका मतलब ये है कि जो भी प्राइस को छोड़कर सप्लाई को इफेक्ट करने वाले बाकी के फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देन आपका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को जब हम कांस्टेंट कर देते हैं तो जब भी कीमत बढ़ती है, याद रखेंगे, जब भी प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी हम सप्लाई वाले चैप्टर को स्टडी करेंगे तो आपको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को स्टडी करना है। तो आप खुद सोचो, अगर आप सप्लायर होते या सेलर होते तो कोई भी प्रोडक्ट अगर महंगा होता तो ऑब्वियस सी बात है आपको उससे प्रॉफिट ज्यादा मिलता, तो आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा ऑफर करते। और ये पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, जब एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ रही है, या फिर एक वैल्यू घट रही है और दूसरी भी घट रही है, मतलब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो उसी को डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं। फर्दर अगर और डिटेल में आप जानना चाहो तो इन सब का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फाइन, तो इसका मतलब अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई से जुड़े हुए जो अदर फैक्टर्स हैं या अदर थिंग्स जिनको हमने कांस्टेंट किया है, और या फिर जिनको हम एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई भी कह सकते हैं, उनके बारे में। यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि हमने लास्ट क्लास में जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़े थे, उनमें से प्राइस को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं उन सबको ही हमें यहाँ पे कांस्टेंट लिख देना है। जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो भी फैक्टर्स हैं, लेबर, लैंड, बाकी के रॉ मटेरियल, उन सब की जो भी कीमत है वो कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तभी तो कीमत बढ़ने से सेलर का फायदा बढ़ेगा और वो ज्यादा ऑफर करेगा। सिमिलरली प्रोडक्शन की टेक्निक में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, वो भी एज इट इज है जैसे पहले के पहले थी। फर्म का गोल मतलब वो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाना चाहता है या फिर अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तभी तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इसमें से कोई भी चीज अगर कांस्टेंट नहीं होती तो याद रखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई फिर एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसीलिए हमने सारी की सारी चीजों को कांस्टेंट कर दिया है और उसके बेसिस पे हमने लॉ ऑफ सप्लाई को क्रिएट किया है। बस इतना याद रखना है आपको कि कीमत के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, कीमत के घटने से सप्लाई घटती है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन में अदर थिंग्स को कांस्टेंट नहीं किया तो कंप्लीट मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब देखो, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन वर्ड का मतलब है वो सिचुएशन जहां लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई ना हो। तो लॉ ऑफ सप्लाई में हमने क्या पढ़ा कि कीमत के बढ़ने से सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एक्सेप्शन में क्या होगा कि कीमत अगर बढ़ भी गई तो भी क्वांटिटी सप्लाइड ना बढ़े, या फिर कीमत अगर घट गई तो भी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो ना घटे। वही दोनों केसेस क्या कहे जाएंगे, एक्सेप्शन कहे जाएंगे। फाइन, तो अब इसमें मैंने दो तीन यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है। जैसे सबसे पहली चीज तो हमने लिखा है एग्रीकल्चरल गुड्स। अब एग्रीकल्चर या खेती की जब हम बात करें तो खेती के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर, जैसे कि आपका अवेबिलिटी ऑफ जो पेस्टिसाइड है, देन आपका इरिगेशन, वाटर, मॉनसून, ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। तो इनमें से कोई भी फैक्टर में अगर चेंजेस आता है, जैसे मान लो किसी साल बारिश ही ना हो या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो, फ्लड आ जाए, तो दोनों केसेस में सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इवन दो उस केस में अगर मान लो जो एग्रीकल्चरल गुड है उनकी कीमत बढ़ भी रही होगी, तो भी सिंस एग्रीकल्चर ही नहीं हुआ है तो एग्रीकल्चरल तो आउटपुट ही नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये कहा जाएगा आपका पहला एक्सेप्शन केस। देन कम्स योर गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन।
सोशल डिस्टिंक्शन वाले गुड्स वो होते हैं जो हाईली वैल्यूड होते हैं। ऐसी चीजें होती हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए कोहिनूर हीरा। अगर मान लो कोहिनूर हीरा तो प्रीशियस है, अनमोल है बिल्कुल, उसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए तो भी क्या उसकी सप्लाई को हम बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। कुछ रेयर कमोडिटी भी यहाँ पे आप लिख सकते हो एक एक्सेप्शन में, कि रेयर कमोडिटीज जो होती हैं जैसे कि पेंटिंग ऑफ मोनालिसा वगैरह, तो उनकी तो कीमत कितनी है, मिलियंस एंड मिलियंस में है, बट फिर भी उनकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती बिकॉज वो अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव या सब्सटीट्यूट तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फाइन। देन आपका पेरिशेबल गुड्स, ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जल्दी डीके हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। तो अगर मान लो कि पेरिशेबल गुड्स की हम बात करें तो उसकी कीमत अगर मान लो कम भी हो गई तो भी अगर सेलर के पास बहुत ज्यादा वो कमोडिटी रखा है तो उनकी सप्लाई को बढ़ा देता है इन द होप कि कहीं वो कुछ भी मान लो पूरी तरह से खराब हो जाए तो उनको तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, बट अगर कम कीमत पे भी वो बेच देते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो अर्निंग हो ही जाएगी। हमने जैसे डिमांड की केस में मूवमेंट एंड शिफ्ट पढ़ा था, वैसे सप्लाई की केस में भी हमें मूवमेंट एंड शिफ्ट को करना है स्टडी। तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो, सिंपली समझो कि मूवमेंट का मतलब है लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो अगर मूवमेंट की बात करें तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ती है, यहाँ पे देख रहे हो कीमत बढ़ रही है, तो क्वांटिटी आपकी सप्लाइड क्या हो जानी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। यानी सेम सप्लाई कर्व पे हम आगे को बढ़ेंगे। या फिर दूसरी तरफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर घटती है, लाइक 2 से घट के 1 हो जाती है, तो सप्लाई भी क्या हो जानी चाहिए? आपकी फॉल हो जानी चाहिए। 20 से घट के 10 हो रही है, तो ये कहा जाएगा आपका मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। याद रखेंगे डेफिनेशन वाइज हम मूवमेंट की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? other things remaining constant, if supply changes due to change in price, it is called movement along the supply curve। तो movement को हमने कितने पार्ट में स्प्लिट कर दिया? एक्सटेंशन एंड दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हमने डिमांड में किया था। तो ये हो गया हमारा अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई का। ये जो हमने स्केड्यूल बनाया है इसी का यहाँ ग्राफ बना लेंगे। लाइक मान लो जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 10। जब प्राइस बढ़ के 2 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई? बढ़ के 20। यानी कि सप्लाई कर्व में हम किधर को जा रहे हैं? अपवर्ड जा रहे हैं। तो इसी को क्या कहा जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहा जाएगा। याद रखेंगे एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे लेते हैं प्राइस। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है आपका एक्स एक्सिस। तो सप्लाई कर्व में जब हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इफ सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, इफ सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, इसी को कहते हैं हम एक्सटेंशन इन सप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन की केस में अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इफ सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस घटी तो क्वांटिटी क्या हो गई हमारी? 20 से फॉल होके 10 हो गई। हम सप्लाई कर्व में नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे इसमें ऊपर की तरफ गए थे, यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस क्या हो रही थी? दोनों ही बढ़ रही थी। तो ये हो गया आपका मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। अब जब बात करेंगे हम शिफ्ट इन सप्लाई की, तो शिफ्ट इन सप्लाई में क्या होना चाहिए? उस केस में प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा जब बाकी के फैक्टर्स चेंज होंगे, जैसे कि आपका प्राइस ऑफ फैक्टर, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो उस केस में सप्लाई जो है वो आपकी या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, उसी को कहेंगे हम शिफ्ट इन सप्लाई। डिमांड की तरफ ने सप्लाई के शिफ्ट को भी 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, पहला तो इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि शिफ्ट इन सप्लाई या फिर चेंज इन सप्लाई की केस में प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट रहती है और जितने भी बाकी के फैक्टर्स जो हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़े थे उनमें से कोई फैक्टर चेंज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्राइस मान लो पहले भी 2 रुपए थी, अब भी 2 रुपए, लेकिन जो सप्लाई है वो आपकी बढ़ के 10 से 20 हो गई। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये हो गई हमारी प्राइस जो कि कितनी है? 2 रुपी है। क्वांटिटी हमारी पहले कितनी थी? 10। अब क्वांटिटी बढ़ के कितनी हो गई?
20 यहां तक आ गई। तो सप्लाई कर क्या हो गया हमारा, S से शिफ्ट होके S1 पे चला गया। देख रहे हैं ये कर किधर को जा रहा है, राइट को। तो इसको हम इंक्रीज इन सप्लाई या फिर क्या कह सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी कह सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, प्राइस इसमें भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, लेकिन क्वांटिटी जो है इसमें क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। जैसे हमारे एग्जांपल में क्वांटिटी क्या हो रही है, 20 से घट के 10 हो रही है। तो ये मान लो हो गया हमारा प्राइस 2 रुपी, ये हो गई हमारी क्वांटिटी 20। अब प्राइस उतनी ही है और हमारी क्वांटिटी फॉल होके कितनी हो गई, 10 हो गई। ये हमारा क्वांटिटी क्या हो गई, फॉल हो गई 10। तो सप्लाई करके देखो चली गई पीछे को, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। याद रखेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसमें मैंने इंडिविजुअल पॉइंट्स आपको नहीं बताया है, लाइक अगर मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो राइटवर्ड जाएंगे या लेफ्टवर्ड जाएंगे, तो उनसे जुड़ा हुआ काफी सारा डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया था। उसके बेसिस पे आप ये ग्राफ्स एक बार खुद से ट्राई करना, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर मान लो कॉस्ट जो है वो बढ़ती है, तो कॉस्ट बढ़ेगी तो मैंने आपको बताया था कि सेलर के लिए प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, तो सप्लाई को क्या कर देगा, कम। सप्लाई जैसे ही कम होगी तो कर किधर को चलाएगा, लेफ्ट को। देख रहे हैं क्वांटिटी जब कम होती है तो किधर को जाते हैं, लेफ्टवर्ड जाते हैं। तो ग्राफ कौन सा बन जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन सप्लाई का ग्राफ बनेगा। तो इसी तरह से आप एक एक पॉइंट के बेसिस पे सारे ग्राफ ट्राई करना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम सप्लाई की इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर नया चैप्टर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और मैंने जैसे कि ऑलरेडी बताया है, हैंड रिटन नोट्स में ऑलरेडी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।